नज़में लिखने वाला लड़का स्पॉटिफाई पे आज मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट बन गया। इस जर्नी को कैसे देखते हैं? आफ्टर लिसनिंग टू रैप उसके कोई 10 साल बाद जाकर मैंने एक्चुअली शायरी से मुझे लगा हुआ। आपको लगता है कराची के मसाइल कोई हल होंगे? हम जीते जी देख लेंगे, यूनिवर्सिटी रोड बन जाएगी? आप चाह रहे हैं कि मेरी हटे, बिकॉज आपको पता है हालात क्या हैं। बहुत करोड़ों दिलों को आपने तोड़ा होगा क्योंकि आपकी फीमेल फॉलोइंग भी बहुत है, तो उस बारे में भी अगर कुछ बताना चाहें कि कब हो रही है शादी? अभी तक तो यही न्यूज़ है कि ये देखें। वो जो रिएक्शन था वो बहुत लोगों ने उस बारे में बात की और मेरे ख्याल में वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं था। जा रहा हूँ कहीं बैठ रहा हूँ तो कोई मकसद हो उसमें ना, मतलब अगर कोई मकसद नहीं है बिला वजह मैं नहीं बैठना चाहता या बात करना चाहता। जोके के साथ कैसा अब तक का जर्नी रहा और जब आप 2009 से बात कर रहे हैं? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थिंक जो मेरी अर्ली मेमोरीज हैं जोके भाई के साथ वो हैं सदर ताज कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पर पाकिस्तान में आपके ख्याल में रैप की एक्सेप्टेंस कब आई कि यार ये भी एक जॉनर है रैप? दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, इंडस्ट्री ने समटाइम्स जस्ट टॉकिंग डज नॉट मेक द पेन गो, तू ही आग तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस, तू ही छाँव। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को, म्यूजिशियंस को बुलाते हैं, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज की ये एपिसोड मेरे लिए बड़ी ख़ास है क्योंकि ये जो गेस्ट हैं, वैसे तो आपने प्रमोशंस और कैप्शन में देख लिया इनका नाम, लेकिन इनको कोई 3 साल से मैं पीछे पड़ा हुआ था। 2.5 साल जब ये पॉडकास्ट शुरू भी नहीं हुआ था तो मैंने कहा था इनको बुलाना है और फाइनली वो दिन आया है और किसी मकसद की वजह से आया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो मेरे साथ हैं और हम इनसे बड़ी मज़े की बातें करने वाले हैं। इनसे बात करने से पहले इनका एक इंट्रोडक्शन देना बड़ा ज़रूरी है। उर्दू रैप के बेताज बादशाह अगर इनको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तानी रैपर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, यंगस्टर्स के बैंड का बहुत अहम हिस्सा हैं। 2024 में स्पॉटिफाई रैप में ही बिकेम द मोस्ट स्ट्रीम्ड लोकल आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। ही हैड 17 ट्रैक्स फीचर्ड आउट ऑफ द टॉप 30 पाकिस्तानी ट्रैक्स ऑन द स्पॉटिफाई ग्लोबल इम्पैक्ट लिस्ट। ये छोटी बात नहीं है, यकीनन आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा। आतिफ असलम हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, उनको इन्होंने बड़ी रैंकिंग वाइज टफ टक्कर दी हुई है और हमेशा से या उनका नाम आगे आता है या इनका नाम आगे आता है। हमेशा से इनका नाम जेन जी हो, मिलेनियल्स हो या कोई भी हो, अब तो शायद बूमर्स भी इनको बड़ा सुनते हैं, कई हवालों से बहुत मशहूर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंड, सुपरस्टार, द रॉक स्टार तलहा अंजुम। तलहा भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? बस दुआएं आपकी। आ गए 2020 में हमने एक इंटरव्यू वाला सेशन किया था, ईद शो था वो। यस, और उस वक्त तुम सॉन्ग आया था आसिम। उस वक्त तुम सॉन्ग आने वाला था आई थिंक। हम प्रमोशन के लिए ही यहाँ पर आई थिंक आए थे और तब से लेके अब तक सब कुछ हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन उस वक्त भी जब हमने इंटरव्यू सेशन रखा था तो मुझे अंदाज़ा था और मेरे जैसे कई लोग थे जिनको अंदाज़ा था कि ये बॉय बहुत आगे जाएगा। आगे ही मैगजीन में आप नज़में लिखते थे, शुरू से शुरू करते और फिर हम आएंगे रैप आइकन पे भी आएंगे जो आप जिस पे रैपर्स के लिए कर रहे हैं। आगे ही मैगजीन में आप नज़में लिखने वाला लड़का स्पॉटिफाई पे आज मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट बन गया। इस जर्नी को कैसे देखते हैं? आई थिंक मुश्किल भाई इसको एज एक लंबा प्रोसेस की तरह मैं तो देखता हूँ। बिकॉज जब मैंने इसको जैसे कि आप मेंशन कर रहे हैं कि मैं जब मैगजीन्स में लिखता था, वो लिखने की भी जो मेरे अंदर एक तरह से इंस्पिरेशन आई थी वो रैप सुन के ही आई थी। तो और होता ही था बिकॉज व्हेन आई हर्ड रैप सो आई व्हाट इंस्पायर्ड मी वाज हाउ इट राइम्स बट इट ऑल्सो मेक्स सो मच सेंस। और वो इस तरह से जो दिल की बात है और इस तरह की बातें जो कि शायद आपको ऐसे अगर हम लोग कॉन्वर्जेशन में कहें तो आपको ना समझ आए, बट व्हेन यू से इट इन अ सर्टेन वे, मतलब इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। तो उस तरह की चीज़ों से मैं इंस्पायर हुआ था अर्ली स्टेजेस में। आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ टूपाक, एमिनेम, 50 सेंट। उस वक्त यही ज़्यादा मशहूर होते थे। उस वक्त आपको पता है ना स्पॉटिफाई का इतना वो ना हमारे यहाँ पे कोई ब्लूटूथ का दौर था। हाँ, ब्लूटूथ का दौर था। तो जो आपके दोस्त सुन रहे हैं या जो पॉपुलर है वही आप तक पहुँच जाता था। तो वो सुन के थोड़ा बहुत आई रियलाइज़ कि हाँ यार द टाइप ऑफ थिंग्स जो ये लोग कह रहे हैं और ऑब्वियसली हमसे बहुत अलग हैं, बहुत दूसरी दुनिया में रहते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। हमें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, ये इनको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, बट
सुन के ऐसा लगा कि मसले सेम ही हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं वो वनरेबिलिटी भी सेम है। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लाइक राइटिंग। और फिर हम मैगजीन में उस वक्त भी रैप शैप का तो कोई सीन था नहीं ना हमारे यहाँ, तो वो आर्मी पब्लिक स्कूल था हमारा, तो वो ईयरली जो आता है, एक ईयरली बुक जिसको कहा जाता है, ईयरली मैगजीन, उसमें फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ पोइट्री जो है इंग्लिश में ही किया करता था। तो फिर आप तो इंग्लिश में पोइम्स लिखते थे, लेकिन जॉन एलिया की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? उनको कब पढ़ना शुरू किया? आई थिंक जॉन एलिया मच लेटर। आई थिंक अच्छे खासे कोई 10 साल में भी आफ्टर लिसनिंग टू रैप, उसके कोई 10 साल बाद जाकर मैंने एक्चुअली शायरी से मुझे लगा हुआ, जो कि हमारी जो उर्दू जिसको आप कह सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है, मुझे बिकॉज अजीब सी बात है, बिकॉज इवन तो स्कूल में हमारे पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, आपको भी पता है, हमें पता है, शायरी पढ़ाई जाती है, पता नहीं शायद वो शायरी इस तरह की है कि मुझे वो समझ नहीं आई, या वो तरीक़ेकार शायद पढ़ाने का कुछ ऐसा था। नॉट सेइंग कि टीचर्स गलत हैं या कुछ ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में आई नेवर डेवलप्ड दैट अर्ली स्टेजेस में। जो सामने था वही पढ़े थे, वही पढ़ाया जाता। हाँ, मतलब कि बस जो आ गया वो आ गया। बट जैसे जॉन एलिया हैं, या इवन जो मैं नया म्यूज़िक भी सुनता हूँ ना, वो मैं बस ऐसे ही सुनता हूँ कि जो मुझे पसंद आ रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, जो कि मुझे सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करे। तो जॉन एलिया की शायरी मुझे कुछ इस तरह की लगी कि यार हाउ वनरेबल दिस गाय इज़। और मेरी शायरी के बारे में भी लोग कहते हैं कि मोस्टली रैपर्स टॉक अबाउट हाउ सॉर्टेड दे आर एंड यू नो हाउ एवरीथिंग इज़ सो गुड, और सब कुछ सही है, सब अमन है। बट मेरी शायरी इज़ मोर अबाउट के यू नो थिंग्स दैट आर नॉट राइट विद योर लाइफ, विद माई लाइफ और विद एनीबडीज लाइफ, या कोई मेरा जानने वाला हो, या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने सुनी हो या देखी हो। तो आई लाइक टू टॉक अबाउट वल्नरेबिलिटीज। 2012 में बरगरे कराची से शुरू किया, फिर 2024 में कट्टर कराची, फिर आपका वो जो रैप है जो हर डकैती, हर सीसीटीवी फुटेज पे कराची चल अच्छा, कराची चल। हाँ, तो अब ये कराची से, और मैं आपको आज सबके सामने कहना चाहता हूँ, वैसे तो आप हर जगह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप कराची के बेटे हैं और पाकिस्तान के बेटे हैं। कराची का आपने हर जगह नाम लिया है। कराची के मसाइल पर भी आप अक्सर इंस्टाग्राम स्टोरीज या कोई ना कोई एक्स पे ट्वीट करते रहते हैं। जितनी मेरे में मतलब मेरी हम्बल कैपेसिटी में जो मुझसे हो सकता है वो मैं करता हूँ। तो आपको लगता है कराची के मसाइल कोई हल होंगे? हम जीते जी देख लेंगे, यूनिवर्सिटी रोड बन जाएगी, या इस तरह के मसाइल? मेरे जीते जी तो पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। वैसे ओवरऑल कराची के मसाइल, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं इटली गया क्योंकि था। आपकी आवाज पहुंचती है, यस, ऊपर तक पहुंचती है, लोग सुनते हैं, आपकी एक फॉलोइंग है। तो कराची के कहीं ज्यादा ऊपर तक ना पहुंचे। नहीं, हम काट देंगे। लेकिन कराची के मसाइल का हल क्या है तलहा अंजुम के पास, या आपको क्या लगता है इनिशियली हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक एक जो बिगाड़ पैदा हुआ है मोशीर भाई, ये सालों साल का बिगाड़ है। तो आई थिंक इसका वही बात है कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सीरियसनेस थोड़ी सी, मतलब ये कह देना कि कराची में रहना ऐसे जैसे पेरिस में रहना, समझ रहे ना, दैट्स मतलब ये ना ट्रिगर करने वाली बात है। ये रेज बेटिंग कहा जाता है कि आप चाह रहे हैं कि मेरी हटे, बिकॉज आपको पता है हालात क्या है। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये कि सीरियस होना ज़रूरी है, और कोई भी मसला अगर आपने हल करना है तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है ना कि वो इशू है। तो हमारे यहाँ पे तो आई थिंक वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। मतलब आपने देखा होगा ना, बहुत सारा वो कहा जाता है कि लाहौर को कंपेयर कर रहे हैं कराची से। आई अंडरस्टैंड कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन आप बताएं ना और किससे कंपेयर करें? हम अपने आप को कंपेयर इंसान करता है उसी से ना जो वो, हाँ, जो बनना चाहता है, या वो जो आप बनना चाहते हैं, जो आपसे बेहतर हो। तो आई थिंक सीरियसनेस, अगर लाहौर की भी बात की जाए, आप 2 महीने बाद भी जाओ तो कुछ ना कुछ नया बनना होता है। हाँ, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट नजर आ रही होती है, जो शायद यू कैन एक्चुअली सी थिंग्स हैपनिंग, यू कैन एक्चुअली सी कि हाँ यार काम हो रहा है। अब जैसे आपका यूनिवर्सिटी रोड लगा लें, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इटली गया था तो मुझे कॉलिसियम काफ़ी वो लगता था कि यार क्या स्ट्रक्चर है ये, कैसे बनाया रोमन्स ने और कैसे हुआ ये हुआ। आई यूज्ड टू थिंक कि पता नहीं कितने सालों की डेकेड्स एंड डेकेड्स लगे होंगे इसको बनने में। वहाँ पे जाके मुझे पता लगा कि ये तो 9 साल में बना लिया था उन्होंने, बगैर FW के, बगैर FW के उन्होंने 9 साल में उसको कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है हमारे यहाँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था, लियारी में आपने फुटबॉल भी खेला, आपने कराची का तारीख दौर देखा जब वो फायरिंग वाला और अमन अमान के बड़े मसाइल। लॉट ऑफ टाइम इन नुमाइश, तो आपको तो पता है, तब वो तो गढ़ था, एनीथिंग गोज बैड तो नुमाइश के ऊपर उसका रिएक्शन आता था सबसे पहले।
तो शायद उसी वजह से आप कराची और कराची के हालात आपके दिल के बड़े करीब है। हाँ, क्योंकि बचपन से देखते भी रहे। आई थिंक वो ये भी है ना कि वो फीड हो गया मेरे अंदर एक तरह से। इट्स अ पार्ट ऑफ मी, मतलब यू कांट टेक इट आउट ऑफ मी। जितना भी मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कहीं भी दुनिया में पहुँच जाऊँ, जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, मैं जिधर से आया हूँ उसी चीज़ ने मुझे बनाया है। सो आई थिंक आई कैन नेवर लेट इट गो। तो हाँ, मेरे गानों में अक्सर आपको कराची के बारे में या कराची का नेम ड्रॉप तो आपको मिलेगा ही, बिकॉज। और मैं इस दौरान आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, माशाल्लाह आपकी जो मंगनी हुई Thank है। you. और बहुत करोड़ों दिलों को आपने तोड़ा होगा, क्योंकि आपकी फीमेल फॉलोइंग भी बहुत है। तो उस बारे में भी अगर कुछ बताना चाहें कि कब हो रही है शादी और कब आ रही है, इस बारे में शादी का हमें प्लान तो अभी किस मैं दिन हम अम्मा से breaking पूछ news के बता पढ़ेंगे। दूं। लेकिन फिर भी ताकि लोगों को जो इंतजार है। अभी तो मोशी भाई अभी तो नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक इन अ ईयर और मे बी थोड़ा सा टाइम लेके कुछ प्लान्स हैं लाइफ में, उन पे काम चल रहा है, तो वो कर रहे हैं। सो आई एम अ बिट मोर फोकस्ड ऑन दैट। आई थिंक ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसके अंदर आपको यू शुड बी फुली इन्वॉल्व, और फिर ही आपको उसमें जाना चाहिए, ताकि आप खुद भी अपने लिए भी मुश्किलें ना पैदा करें, ना दूसरे इंसान के लिए करें। सो आई थिंक ये फॉर नाउ अभी तक तो यही न्यूज़ है कि ये देख लें। अल्लाह सब कुछ अच्छा करे। इंशाल्लाह और हम ही ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, रिश्ता है अज़दवाज में मुंसलिक हो गया। मैंने ये बात इसलिए पूछी क्योंकि आपका रैप में म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, तो वो जो है ये दिल बेचारा तसल्ली भी चाहे कभी, तो ये शायरी में जो एक गम का भी पहलू है कहीं ना कहीं। तो क्या एल्बम के लिए इश्क किया आपने कभी, या इश्क के लिए एल्बम बन गई, अचानक से बन गई? इस बारे में, क्योंकि आपने कुछ आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रैप थोड़ा बदला भी है और थोड़ा सैडनेस भी आई है। हाँ, आई थिंक पता है क्या मोशी भाई, वो यही है कि जिस किस्म का, जैसा मतलब वो होता है ना कि जिस किस्म की खुराक आप लेते हैं उस किस्म का आपको आपके चेहरे पे आ जाता है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स अ लॉट कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है या मैं किस तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू लिसन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूज़िक। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखने का शौक़ है, तो मैं बस सोचता हूँ। और यस, वल्नरेबिलिटी, जैसे मैं आपको बात कर रहा था ना कि मेरी शायरी में हाँ वो दिखती है, थोड़ी सी सैडनेस वो है, एंड दैट्स बिकॉज आई लाइक टू रीड दैट काइंड ऑफ पोएट्री, एंड दैट इज़ व्हाई जॉन एलिया हैपेंस टू बी वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स। और आपको एक क्रेडिट जाता है, आपने जॉन एलिया की पोइट्री, क्योंकि जॉन एलिया के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे शायर गुजरे हैं जो अपनी वफ़ात के बाद ज़्यादा हिट हुए हैं। वैसे तो अपनी ज़िंदगी में वो बहुत हिट थे, लेकिन वफ़ात के बाद जो उसको एक इवन उनकी जो किताबें हैं वो उनकी वफ़ात के बाद ऐसे और आपने उनकी शायरी को उजागर करने में बड़ा रोल प्ले किया। इस दौरान क्योंकि हमारे पास एक और गेस्ट भी हैं, उनका भी हम प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक कंट्रोवर्सी हुई जब आप नेपाल गए, आप एक कॉन्सर्ट कर रहे थे, फैंस ने आपको प्यार किया। और यहाँ पे ये बताना बड़ा ज़रूरी है, आपको दुनिया भर में चाहने वाले, क्योंकि जिसको रैप म्यूज़िक का पता है, और अगर मैं यहाँ पे बैठ के होस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि रैप हर जगह सुना जाता है और आपको हर जगह पसंद किया जाता है। नेपाल में आप गए, एक इंडियन फ़ैन आया, उसने एक मोहब्बत का इजहार किया, आपने कर्टिसी में वो सारा एक्ट किया। जब आप वापस आए, मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया जब हम जंग हो रही थी, जंग के दिनों में हमने, और इंडियन मीडिया में चीखो पुकार सुनने को मिलती थी, ये हो गया जी, आज ये लाहौर में ये कर दिया जी, फैसलाबाद में ये कर दिया, शेखुपुरा के समंदर, जहाँ समंदर का तस्वुर नहीं, हाँ जहाँ पोर्ट का तस्वुर नहीं है, उन्होंने ये किया। तो हमने शो किया कि हम एक बड़ा सेन वॉइसेस है, पाकिस्तान वैसे नहीं एक्ट करते जिस तरह भारत में। लेकिन जब वो एपिसोड हुई और जिस होस्ट के सामने आप गए, एक तो मैं पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से, पूरे आपके फॉलोअर्स की तरफ से आपसे इस बात पे सॉरी करना चाहता हूँ कि आपके साथ जो रिएक्शन दिया गया, हम तो वो लोग हैं जहां हम पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज, हम आगे हमारे सामने कुछ भी हो रहा हो, पाकिस्तान हमेशा से एक वो रोल प्ले करता है कि हम जब डिसेंसी और कोई बात भी है तो वो, इस पर आपका क्या कमेंट है? वो जो रिएक्शन था वो बहुत लोगों ने उस बारे में बात की और मेरे ख्याल में वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आपसे जिस तरह बात की गई, आप जिस तरह का मयार हैं, जिस तरह का पाकिस्तानी म्यूज़िक आप कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपका जिक्र हो रहा है, वो शायद ही कोई कर रहा है। मैं वैसे वर्षी भाई ऑनेस्टली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं, आपको पता है ज़्यादातर मैं इस तरह से इंटरव्यूज़ और वो सब करता नहीं हूँ। मैं हमेशा जब भी कहीं जाता हूँ
मैं अवॉइड नहीं करता टोटली, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि कहीं भी अगर जा रहा हूँ, कहीं बैठ रहा हूँ, तो कोई मकसद हो उसमें ना, मतलब अगर कोई मकसद नहीं है, बिला वजह मैं नहीं बैठना चाहता या बात करना चाहता. व्हेन दैट थिंग हैपेंड, तो 1-2 दिन मैंने देखा कि हाँ मीडिया के अंदर काफ़ी ना मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस, क्योंकि ऑब्वियसली 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मिक्स्ड रिएक्शंस थे लोगों के. बहुत सारे आर्टिस्ट आए जिन्होंने कहा कि नहीं यार सही है, कोई हम भी गए, जो पुराने आर्टिस्ट हमारे जो इंडिया जा चुके हैं, जिन्होंने एक्चुअली वो देखा है कि क्या फीलिंग होती है, व्हेन अ फैन कम्स टू यू एंड दे शो यू लव. तो बहुत सारे मेरे हक में भी आए. और यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड इसलिए, दिलजीत जब कॉन्सर्ट करते हैं जी, तो हम हानिया कहते हैं आमिर को कि- ऊपर बुलाते हैं तो हम कहते हैं कि क्या बहुत बात अच्छी है, ये तो ये होता है जैसे. जब हमारी तरफ से कुछ होता है तो वो थोड़ा सा फिर वोल्टेज, एंड आई थिंक दैट्स वेयर द हिपोक्रेसी इज. अब जब ये जहाँ तक इस इंटरव्यू की बात है, आई थिंक दिस इंटरव्यू आई डिड मे बी लाइक 3 or 4 days आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड. ये इंटरव्यू करने का मकसद ये था क्योंकि मैं 3-4 दिन से वैसे इतना नहीं, मैं ख़ासतौर पे अगर मेरे ऊपर खबरें चल रही हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, लेकिन वैसे मैं खबरें फॉलो करता हूँ. तो आई कुड सी के 3-4 दिन से जो है वो एक मखसूस चैनल जो है वो बिल्कुल ही मेरे पीछे पड़ गया था. तो आई थॉट कि यार आई थिंक आई शुड गो एंड आई शुड टॉक टू देम. आई कुड हैव गॉन टू एनी शो, आई कुड हैव कॉल्ड यू एंड आई कुड हैव सेड कि हम बैठ के बात कर लेते हैं, बट आई थॉट कि नहीं, आई शुड गो देयर एंड आई शुड एक्सप्लेन माई सेल्फ, क्योंकि मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही हैं. बट व्हेन द इंटरव्यू स्टार्टेड, तो वो जिस तरह का उनका लहजा था ना, मुझे इस तरह से मैं ना बात करता हूँ किसी से, और ना मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे बात करे. वो मुझे उस वक्त बैठे बैठे ऐसा फील हुआ जैसे मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, और जिस तरह कर और बहुत बुरा रवैया. तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा. आई करेक्टेड हर, आई स्टिल रिस्पेक्ट हर और आई विश हर द बेस्ट ऑफ लक, बट आई थिंक उन्होंने भी सीखा होगा उसके बाद कि ऐसे नहीं करते. दो दिन तक फिर पाकिस्तानी अवाम ने उनको हाँ फिर पता चला, और उनको बता देना था ना, नेजी ने एक दफा कहा था हाँ कौन तला. नहीं, उन्होंने पूछा था ना कि कौन तला, हमें तो समझ ही नहीं आया. फिर आपने बता दिया रैप एलिया तो जॉन तला हमारे साथ मौजूद हैं, और इनको कहा जाए कि ये रैप इंडस्ट्री के, रैप म्यूज़िक के, और ये 10-12 साल की गेम है, बहुत पुराना ये इनका सिलसिला है. और यंगस्टर्स की म्यूज़िक में तलहा के साथ इनका बड़ा पुराना साथ है, और कमाल का इनका म्यूज़िक है. उनके गानों में गुमान है, लगा रहे, वो हम इस पर तफसील से बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं जोके. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, कैसे हैं जोके भाई? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक. आपको देख के लगता नहीं है कि आप इतना कमाल का म्यूज़िक बना लेते हैं. अच्छा, कैसे, कहाँ से इंस्पिरेशन ली, और सबसे पहले तो जोके का मतलब क्या है, कैसे नाम पड़ा? जोके का कोई मतलब नहीं क्या है. कोई मतलब नहीं है. ये एक जगह हम लोग हैंग आउट करते थे, एक ढाबा था, उधर एक बच्चा आके बस बोलता था मुझे जोके, तो वहाँ से सबने शुरू कर दिया बोलना. तो वो बच्चा आगे बहुत लोगों को बहुत कुछ बोलता था, हाँ, जोके काफी लोग. जोके फंस गया. यार वो तो हाँ. किंग मेकर था बच्चा, यानी उसने नाम दे के चला गया. तो फिर मैंने भी सोचा कि यार उमैर तो बहुत सारे हैं, तो जोके ही रख लेते हैं, कुछ यूनिक लगेगा. तो इस तरह से फिर मैंने ये नाम रख लिया. ज़बरदस्त. तो कब से आप, वो एक टिपिकल सवाल, कब मिले आप लोग, कब ये सफ़र का आगाज़ हुआ, और कब पता चला कि यंगस्टर्स अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और उस पूरी जर्नी में आप लोग साथ थे? जी जी. कब मिले आप लोग सबसे पहले? हम लोग वैसे एक दूसरे को जानते हैं तकरीबन 2009-2010 से जानते हैं, और ये जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड करते थे उसका जो प्रोड्यूसर था वो मेरा बैंड मेंबर था. तो हम लोग अक्सर एक ही जगह पे आके मिलते थे, बैठते थे, तो वहाँ से हमारी बातचीत बनी. उसके बाद जो है वो कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे, तो मैंने भी छोड़ दिया था, इन्होंने भी छोड़ दिया था, तो ये लोग फिर हमारी ज़्यादा बनती थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार कुछ स्टार्ट करते हैं. हालांकि मेरा इतना हिप हॉप में नहीं था उस टाइम पे, लेकिन इन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो मैंने भी बोला चलो करके देखते हैं. वो किया, और वो आपके सामने है जो भी है. गुमान आपका वो गाना है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में हम सब की म्यूज़िक प्लेलिस्ट में होता है, बल्कि इंडिया से इसको बड़ी और वर्ल्ड वाइड बड़ी. मुझे याद है समीर रायना ने भी एक स्टोरी लगाई थी, बादशाह ने इसका जिक्र किया था, मुनव्वर ने लगाई थी. तो गुमान की जो लिरिक्स हैं वो किसकी हैं? वो तलहा भाई आपकी हैं? जी, मैं अपना पार्ट मैंने लिखा था, और टीवाई ने अपना पार्ट लिखा था. मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसा रहे, हाँ, हसारे ज़माने को खुद से परेशान, वो पढ़ती थी किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान. ये इतनी गहरी, ये कहाँ से आती है ये थॉट? उस वक्त पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था. और वो शूट कहाँ पे हुई थी वीडियो? ये हमने शूट की थी गवादर जाके. वली बलोच जो हमारे, अब्दुल वली बलोच जो शुरू से हमारे डे 1 डायरेक्टर जो है ना, वो वहाँ से उनका ताल्लुक है, वो गवादर से ही हैं, तो उनका वहाँ पे घर है.
सो वी वेंट देयर. हम तो बस ऐसे ही सोच के गए थे कि यार हम ज़रा ऐसी चिल विल करेंगे और साथ साथ छोटी सी म्यूज़िक वीडियो कर लेंगे. सो इट वाज जस्ट मी, तलहा यूनुस, जो कि भाई तो नहीं गए थे, और अब्दुल वली था, और हमारे साथ हमारे कैमरामैन थे. तो वी वेंट टू गवादर और बस चिल करने के मूड से गए थे. कैमरा ले गए थे और बस 4 लोग, मैं, तलहा यूनुस, अब्दुल वली बलोच एंड आबिद रिजवी जो हमारे कैमरामैन हैं. एंड दीज 2 guys हैव बीन विद मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो वही टीम थी तब भी. बस निकल जाते थे हम, जब शूट करना होता था कर लेते थे, जिस दिन नहीं बहुत गर्मी है आज नहीं कर रहे. वाह. तो जोके के साथ कैसा अब तक का जर्नी रहा, और जब आप 2009 से बात कर रहे हैं, और बताओ ये बड़ा साथ होता है, क्योंकि वंस आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपके डिफरेंसेस भी बड़ी जगह पे आते हैं. तो ये इस जर्नी को, ऑब्वियसली लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, कामयाबियाँ नाकामियाँ, जिस तरह अप्स एंड डाउन्स आते हैं. मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थिंक जो मेरी अर्ली मेमोरीज हैं जो कि भाई के साथ, वो हैं सदर ताज कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पर हम बैठा करते थे, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, स्टिंग और उस वक्त ये था कि वो जो बिल्डिंग थी, ताज वाली जो बिल्डिंग थी, वो एक तरह से हब होता था. मतलब म्यूज़िक का ना, वहाँ पे काफ़ी म्यूजिशियंस आया करते थे, तो रिकॉर्ड करने आते थे या कुछ. और मेरी एज का तो कोई भी नहीं था, मैं सबसे छोटा था आई थिंक उन सब में ना. तो जो कि भाई लोग तो हमसे बड़े थे उस वक्त, अभी भी बड़े ही हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं. अब ज़्यादा बड़े हो गए. बट दोज वर द अर्ली डेज. और तब इन लोगों का यही था कि ये फुल मतलब हैवी मेटल टाइप, फुल ना मतलब लंबे बाल. और आपकी कौन इंस्पिरेशन थी? कोई? बहुत सारी. मेरे तो सारे वेस्टर्न बैंड्स थे, मतलब मेगडेथ है, निर्वाणा है. पाकिस्तानी में देखे तो फराज अनवर है, आमिर ज़की है, सिस्टम ऑफ अदनान अफाक है. इस तरह की मेरी थी थोड़ी सी. वाह. फिर तला. तो फिर वहाँ से आई थिंक मैजिक ही एक तरह से हुआ कि वी गॉट टुगेदर, जबकि हम लोगों का म्यूज़िक बहुत मतलब पोल्स अपार्ट था. बट सडनली वी जस्ट गॉट इनटू इट. और बर्गर कराची एक्चुअली हमारा पहला गाना नहीं था, जो कि मतलब वो पहला गाना था जो कि हिट हुआ, लेकिन वो हमारा पहला गाना नहीं था. उससे पहले हमने बहुत एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि वो भी मेटल से आ रहे हैं, हम हिप हॉप से आ रहे हैं, तो आते आते हमें थोड़ा टाइम लगा कहीं पे एक जगह पे मिलने पे और एक्चुअली हिप हॉप बनाने में. सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी. और आई थिंक इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत गलतियां भी की हैं ऑब्वियसली. लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मेरे इससे नहीं होते. ठीक है ना. अच्छा, मैंने आपको तो बताया था, लगा रहे एक आपका एक ऐसा म्यूजिक है उसमें और ऐसी लिरिक्स हैं कि यार वो बड़ी इंस्पिरेशनल है और बड़ी मोटिवेशनल है. और सिंस आप जेनजी आपको बड़ी फॉलो करती है, तो वो तेज नहीं ज़्यादा भाग बेटा, ये मैराथन रेस नहीं सच्चा भाग, ये इतनी आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी होना चाहिए था. आपको इस बात का अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप पर सिर्फ वो एक इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि जी वो जी गालम गलोच, और वो क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक पार्ट पकड़ना होता है. लेकिन ये वाला पार्ट मेरे ख्याल में आपको किसी ने आज तक नहीं कहा होगा कि जो मोटिवेशनल टाइप का है, लोग एग्जाम से पहले सुन रहे होते हैं, उस पर नीचे कमेंट्स भी आए होते हैं. ऐसे ही कुछ लोगों ने एग्जाम में लिखे भी हैं. लिखे पर्चे में भी. अच्छा. ये मैं भी, बल्कि मैं आपको सच बताऊं तो हमारे जब उर्दू का एग्जाम हुआ करता था ना, तो मेरी टीचर थी मिस हुमा तबस्सुम, शायद अभी वो देख रही हो. वाह. तो वो हमें बताती थी कि बेटा कोई भी अगर आपने आंसर लिखना होता है ना, तो उसके नीचे ना 2 से 3 शेर लिख दिया, 2-4 लाइनें, तो उससे ना ज़रा वो आपका वो हो जाता है कि आंसर अच्छा हो जाता है. ये अच्छा, ये सारी टीचर्स ऐसी कहती थी. हमें भी अब मुझे शेर तो नहीं याद होते थे, लेकिन मुझे राइमिंग करने का तो मैं अपनी तरफ से ही बना के ना नीचे जिस किस्म का जवाब है उस किस्म का. वाह. और इस दौरान कौन से रैपर्स ऐसे थे जो दोस्त बहुत अच्छे थे लेकिन वक्त के साथ साथ वो नहीं रहे दोस्त? मेरे जब हमने शुरू किया हमारे साथ उस वक्त रैपर्स तो कोई इतने खास नहीं थे. आई थिंक मैं आपको बताऊं तो सीरियसली रैप कर उस वक्त ना सिर्फ मैं कर रहा था, हाँ, जे कर रहा था, तलहा यूनुस कर रहा था. मतलब जे से मुराद के SQ बैंड जो एक पूरा वो चल रहा होता था, मिस्टर मानी हो गए और ये सब हो गए. सो देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल. तो मुझे ऑनेस्टली उस टाइम पे भी ना कोई कंपटीशन फील नहीं होता था. और वैसे भी रैप इतनी ग्रोइंग स्टेज पे था उस वक्त के. आई नेवर रियली फेल्ट कॉम्पिटिटिव विद पीपल अराउंड मी. येस, बट व्हेन यू लिसन टू अदर म्यूजिक, जैसे आप इधर उधर दुनिया का म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आपको फील होता था कि हाँ यार, दिस इज वेयर वी नीड टू गो, ये साउंड हमने बनाना है. तो ज़्यादातर इंस्पिरेशन ही आई है. हाँ, ओवर द टाइम जब वही ना देखें, जब हमने इसको लेके चले और जब ये ग्रो होने लगा, तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़े. तो लोग जुड़ते रहते हैं,
फिर किसी मकसद से कभी जुड़ते हैं, कभी किसी मकसद से अलग हो जाते हैं, बट मैंने कभी उस चीज़ को ऐसे जज नहीं किया कि ये मेरे साथ इसलिए है, या जोखे ने कभी ऐसे नहीं किया होगा कि यार ये बंदा हमारे साथ इसलिए बिकॉज नाउ वी आर फेमस और दिस और दैट, बिकॉज हिप हॉप इज़ ऑलवेज बीन अबाउट अ क्रू, ऑलवेज बीन अबाउट के एक ज़रा गैंग सब साथ, तो उसमें होता है कि लोग आते भी हैं जाते भी हैं। अच्छा, इस दौरान बोहेमिया एक बहुत बड़ा नाम है और उन पर हम तफसील से बात करेंगे रैप आइकन से मुतालिक भी, लेकिन बोहेमिया भी एक बड़ा इस तरफ इस सब कॉन्टिनेंट में बड़ा उनका एक रैप का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ऐसा था, हम भी बड़े फ़ैन रहे हैं उनके, आज भी उनको सुनते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में आपके ख्याल में रैप की एक्सेप्टेंस कब आई कि यार ये भी एक जॉनरा है, रैप कोई आके रैप करेगा, हिप हॉप? आई थिंक मैंने जो फील की रैप की एक्सेप्टेंस, दिस वाज 2019-2020। अच्छा, अब ये भी मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था 2012 में जब हमने बर्गर कराची, मुझे याद नहीं है किस हमने प्लेटफॉर्म पे डाला था, बट साउंड क्लाउड पर शायद, और वो उस वक्त हमारा ये होता था कि 200-300 व्यूज़ आना, हम लोग लिटरली बैठ के व्यूज़ गिनते थे कि देखो ये कल इतने थे और आज इतने हो गए, कल 80 थे आज देखो 200 हो गए। एंड सडनली सब उन जेनजीज के लिए या जो भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये उनके सामने फेक नहीं थे वो। तो एक दिन हम बस वो बर्गर कराची आते हैं एंड वी वेक अप एंड वी सी लाइक 800,000 व्यूज ऑन अ सॉन्ग, तो वो समझ रहे हैं, वो एक तरह से दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, इंडस्ट्री से मेरी मुराद वही है ना फिर से कि जो द शॉर्ट कॉलर समझ रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट करना होता है, जो बताते हैं कि हाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा, व्हाट इज़ गोना बी द म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान और व्हाट इज़ नॉट गोना बी द म्यूजिक, तो उन लोगों को देर लगी एक्सेप्ट करने में, वरना आई थिंक रैप बहुत पहले वुड हैव बीन पार्ट ऑफ द। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है कि PSL का भी था, जब आप PSL के सॉन्ग में आए ग्रूव मेरा में, तो उससे और बड़े स्टेज पर आप लोगों की आई थिंक कि एक और भी चीज़ है कि जब कि हमने व्हाट आई सॉ वाज कि बैक इन द डे जब भी कोई एड बन रहा होता था ना, तो वो लोग आके वो इस तरह से कहते थे कि यू नो वी नीड रैप, हमें रैप चाहिए, हमें रैप, एंड दिस हैपेंड आफ्टर असली है के बाद जो है मैंने देखा कि एवरीबडी वांटेड हिप हॉप और रैप, वन वे और द अदर, उनको वही करना था, बिकॉज फॉर देम नाउ इट्स कूल, इट वाज कूल ऑल द वे, बट नाउ दे एक्सेप्टेड, क्योंकि अब वो उनको कुछ बेचना है और वो रैप में बिक रहा है, और टारगेट ऑडियंस भी वो है, टारगेट ऑडियंस भी वो है, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, बस थोड़ा सा वो टाइम लगा, आई थिंक कि सुनने वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था, बट हाँ थोड़ा सा बाकी लोगों को टाइम लगा। आप जो कि आप इतने अरसे से साथ हैं, आपको किस दिन, किस वक्त, किस गाने पे रियलाइज़ हुआ कि यार अब हमारी गेम ऑन हुई है? ऑब्वियसली एक स्ट्रगल का दौर जब साथ देखा होता है दोस्तों के साथ, तो आप ये इस पॉइंट पे हम स्टार्स बन गए, कौन सा ऐसा गाना था या कौन सी आपकी म्यूज़िक कंपोजिशन थी? ये तो मतलब मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको कि जिस वक्त हमें ब्रांड डील्स मिलना शुरू हो गई थी, तो उस वक्त मैं समझ गया था कि हाँ अब सीन ऑन है। गाने आ रहे थे उस वक्त यही गुमान, अफसाने, यही वाला एरा चल रहा था, तो उस वक्त हमें जो है वो ये सारी डील्स वगैरह मिलना शुरू हो गई थी। आई थिंक सबसे पहला हमारे पास गाना कौन सा आया था, कोयटा ग्लैडिएटर्स का आया था ना? हाँ यस, जिसमें मेरे ख्याल में हमने बहुत लोगों को PSL फाइनल में पहुंचाया है। आपकी वैसे क्रिकेट से इंटरेस्ट है आपको या फुटबॉल ज़्यादा? मेरा फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं तो आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मेरी टीम जो है वो कोई 20 साल बाद लीग जीतने वाली है इंशाल्लाह। तो वैसे क्रिकेट का इंटरेस्ट है या? क्रिकेट इंटरेस्ट मुझे था, मैं क्योंकि तो ऑब्वियसली क्रिकेट यहाँ पर पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट, मतलब सबसे आई थिंक कि वही बात है मोशिर भाई कि जैसे कुछ चीज़ें रह गई ना जिनको सेलिब्रेट कर लेते हैं एज अ कॉम, तो बस वो यही है, 2-3 चीज़ें म्यूज़िक कर लेते हैं हम लोग। और जब इंडिया से रिस्पांस आना शुरू हुआ, वो भी एक गेम चेंजर होगा आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि मैं बार बार रैप म्यूज़िक पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये एक बड़े लिमिटेड लोगों का जॉनरा लगता है कि यार ये ही लोग सुनते हैं, लेकिन जब इंडिया में या दीगर ममालिक में इसको रिकग्निशन मिली, तब आपको पता चला होगा कि यार अब मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि a lot of listeners in इंडिया ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि जस्ट लाइक ऑल अदर काइंड ऑफ म्यूज़िक ना, रैप म्यूज़िक भी पाकिस्तान का एक लेवल ऊपर ही रहा है, एंड आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट लिरिसिज्म एंड कल्चर। मतलब हाँ ठीक है, इंडस्ट्री अगर ऑब्वियसली मुशीर भाई, अगर एक इंडस्ट्री के पास 1000 करोड़ है ना साल में लगाने के लिए और एक इंडस्ट्री के पास नहीं है, तो डिफरेंस तो होगा,
बट आप सिर्फ अगर म्यूजिकलिटी पे बात कर लेना तो ना हम कभी कम नहीं थे किसी से, और आई थिंक ये भी वही, इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ये जो पूरा दौर पिछला चलता हुआ आ रहा है ना, हम उसकी एक एक्सटेंशन ही है। और ये जो टैलेंट जब सामने वहाँ जाता है तो उनको लगता है कि यही सब कुछ, बादशाह हो जाए, समय रायना हो जाए, बादशाह वाले देते हैं ये लोग बहुत, बादशाह के तो एक कमेंट भी बड़ा वायरल हुआ था, वो गुमान पे ही बात की थी जी। आई थिंक वो किसी इंटरव्यू में बैठे हुए थे तो गुमान पे ही कोई बात कर रहे थे। समय रायना भी है, ऑल दीज पीपल मतलब बहुत मोहब्बत देने वाले लोग हैं। तो कभी जब ये जंग वाला माहौल बन जाता है ना, तो जब हम मीडिया देख रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कौन लोग हैं ये जो टीवी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जिनको मैं जानता हूँ वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। ऐसे, और हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम हर दौर में पुरअमन और हर दौर में मोहब्बतें बांटने वाले म्यूज़िक करने वाले। अच्छा, मैं एक वीडियो पे बात ज़रूर करना चाहूँगा, और वो ये है कि एक शख्स थे जो एक गलती कर रहे लेकिन जो एक गलती कर बैठे जब उनसे पूछा गया आपके बारे में, और वो कौन शख्स थे, वो फिर एक गाना बना कौन तला, उसको भी आपने कौन तला कौन तला छोटे ने तो आप तक वो नेजी वाली वीडियो कैसे पहुंची? होए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये वीडियो मुझ तक पहुंचाई थी तला यूनुस ने। अच्छा, सही। और पहुंचाई कहती ऐसे साथ ही बैठा हुआ था, तो बस बैठा हुआ हंसे जा रहा था, तो एक दफ़ा ऐसे हंसा है, वो हंसता भी बड़ा अलग तरीके से ना, जो सुनते हैं उनको पता है वो कैसे हंसता है। तो 2-3 दफ़ा हंसा, मैंने कहा मतलब क्या हो गया, वो कह रहा है देख क्या बोल रहा है मैंने पकड़ के देखा, मैं तो उसमें वही जो उन्होंने कहा हुआ था वो सब कुछ था, कौन तला। और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो मैं कोई देख के मैं कोई बलवाला आ गया मुझ में और मैं एकदम खड़ा हो गया। आई जस्ट टुक दैट एज अ स्पोर्ट, एंड ऑल्सो I knew that you know me, so you saying that you don't know me while me knowing that you know me, so it put me in a weird position जहाँ पर मैंने कहा कि मतलब he could have just easily given me some respect like everybody does, and like I would give him respect. मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं इनको नहीं जानता या मैं उनको नहीं जानता। मैं तो मिलता हूँ डिवाइन से, मैं दुबई मिलते हैं हम लोग, मैं लंदन मिलता हूँ, हम कई मौका मिलता है, हम मिलते हैं, वी चिल आउट, हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, भाइयों वाली वजह से हम लोग ऐसे बैठे हैं, हम लोग ऐसे वी डोंट डू दिस, ये जो ये कर रहे थे पॉडकास्ट पे बैठ के। और फिर उसके बाद जो रिएक्शन आया जब कौन तलहा बना, उसने तो आग लगा दी ना, वो कहाँ नहीं बजा, किस कॉन्सर्ट में, किस प्लेलिस्ट में, और उसके बाद जो रिएक्शन उनका मैं चाहूँगा वो हम सुनते हैं, फिर उस पर वो कोई आपको हल्का सा कुछ कह रहे हैं, वो हम सुनते क्या कह रहे हैं। एक लेकिन डिस्ट्रैक्ट बना है कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट तला अंजुम कुछ। अरे उसको लगता है कि उसको सब जानते हैं, ये उसकी गलत फहमी है। कौन तलहा उसको लगता है वो AR रहमान है। तो फिर तुम अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं बनाए, तुमको फायदा बनाया ना, मैंने गाली नहीं दिया, लेकिन अपनी इज्जत गवाया नहीं उसके, तो उसने गाली वाली दिया है। चुप नेजी नाम लेके हाँ ऐसा देखो। अरे जाओ इंडिया में रहता था उसको पकड़ के मारते थे मेरे दोस्त लोग, तो पाकिस्तान में इसलिए बच गया वो। इंडिया आएगा तो फटके खाएगा, कहीं उसको शो नहीं करने देंगे यहाँ पर, आएगा ना फटके खाएगा। मुंबई में तो सवाल ही नहीं, यहाँ तो आ देंगे। लेकिन डिस्ट्रैक्ट बना है कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट तला, ये जनाब वो अभी भी उन पर सवार है। उनकी दवाई का टाइम हो गया वो तो कह रहे हैं इंडिया आने नहीं देंगे। मुझे आना भी नहीं है मेरे पास वीजा ही नहीं है। अच्छा, वैसे आपको अंदाजा था जब आप कौन तलहा बना रहे हैं कि इसका इतना रिएक्शन आएगा, मजेदार, इतनी सपोर्ट मिलेगी, और आज भी जब आपका कॉन्सर्ट अटेंड करो, हाँ तो वो तो लोग फरमाइश कर रहे होते हैं। मुझे अच्छा पता है क्या, ये दिस एंड ऑल दिस जो स्टफ है ना, ये कल्चर का हिस्सा है। तो एनीबडी हु डज नॉट नो रैप, मैं उनके लिए क्लियर कर दूं कि मतलब कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक स्पोर्ट्स। जैसे वो कॉनर मैकग्रेगर और फ्लॉयड मेवेदर बैठते हैं ना मैच से पहले, एक दूसरे को कुछ कहते हैं, मतलब दिस इज जस्ट लाइक दैट। ये मेरे लिए स्पोर्ट्स है, मेरे दिल में कोई हेट नहीं है। क्रिकेट मैच होते हैं मेरे लिए कोई, मुझे आई नो के यू नो मी, दैट्स फाइन। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि यार ऑब्वियसली ही नोज यू, मतलब आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट बट ही नोज यू। फॉर मी आई डोंट टेक इट, मैं इसको हेटफुल नहीं लेता किसी तरीके से, लेकिन हाँ मैंने इन अ स्पोर्टी वे आई कुड हैव गॉन ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहाँ जाके मैं बहुत लंबे चौड़े, या मैं कोई पॉडकास्ट कर लेता और कहता कि नहीं कैसे तू नहीं मुझे जानता और ये और वो, बट लेकिन आप फेक चश्मे नहीं पहनते ना लेकिन ये कि बस आई जस्ट मेड इट फॉर स्पोर्ट्स, और मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था।
बट वो यही है ना कि चश्मे वाली बात वो समझ जाएगा जिसने कौन तला सुना Yes, होगा। वो समझ जाएगा। अच्छा फिर लेकिन ये है कि इट्स दिस हैज़ ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ हिप हॉप, तो मेरे लिए ना कोई नई चीज़ नहीं थी। हाँ, जो लोगों का रिएक्शन इस पे आया वो थोड़ा मेरे लिए नया था कि काफ़ी लोगों को पसंद आया, एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज मैं पहले आई यूज्ड टू डू दिस, आई यूज्ड टू लाइक यू नो गो बैक एंड फोर्थ विद रैपर्स। आपको ये पता है इंडिया में ट्रेंडिंग पे था कौन तला? जी, ऑल ओवर, इट वाज ऑल ओवर। मतलब अभी भी कहीं जाओ सबको, मतलब अब तो जान के वो, अब तो कोई अब डर कोई के भी कहता है नहीं ना कौन तला, तो दैट्स लाइक कॉम्प्लीमेंट है वो मेरे लिए। अब वो मेरे लिए वो नहीं है कि कौन तला, अब मेरे लिए वो है कि अच्छा कौन तला। वाह वाह जबरदस्त। और ये इसके बाद हमें अंदाजा हुआ था कि ये जो आपने आपके म्यूजिक की जो रीच है ना, वो कोई अगर मैसेज आपने देना है तो तलहा अंजुम के थ्रू भिजवा दो, सब तक पहुंच जाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं रैप आइकन, जिसके लिए आप लोग हमारे साथ हम बैठे हैं, लेकिन आपकी जर्नी पर भी बात करना ज़रूरी थी। रैप आइकन का आइडिया कैसे आया और किस तरह से रैपर्स इकट्ठे हुए? बोहेमिया सिंस हम सबकी बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, बोहेमिया आए, आपको जज बनाया गया। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि रैप आइकन नाम के साथ एक रियलिटी टीवी शो आ रहा है जिसमें रैपर्स पाकिस्तान भर के आ सकते हैं और कोई एक रैपर होगा जिसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या इनाम मिलेगा वो भी जानते हैं, लेकिन बोहेमिया और तलहा अंजुम उसको जज करें। इस रैप आइकन से बात करने से पहले जो कॉम्प्लीमेंट आपको बोहेमिया ने दिया और जो इस वक्त रैपस्टर्स सुन रहे हैं या रैप म्यूज़िक सुनते हैं, उनको ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि ये एक ड्रीम मोमेंट होगा किसी भी रैपर के लिए, किसी भी म्यूजिशियन के लिए, एंकर के लिए, एक्टर के लिए, कि उस जिससे आपने कभी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन हासिल की हो। ये एक वीडियो है जब बोहेमिया स्टेज पर आए तो तलहा अंजुम के बारे में उन्होंने क्या कहा। अगर मेरे बाद कोई आर्टिस्ट आया है, कोई एक रैपर आया है, कोई एक देसी हिप हॉप का लीडर आया है जो कि आज तक मैंने अनाउंस नहीं किया, आज मैं वो करना चाहूंगा। देसी हिप हॉप रैप का लीडर। देखो, मेरी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है, आज मैं तुम्हारे साथ हूं, कल चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद मेरे यंग जनरेशन उसको जारी रखेगी। तो अगर मेरे बाद कोई लीडर आया है तो वो यंग स्टनर्स में से है, वो तलहा अंजुम है। I love you. यार मैं आपकी जगह होता ना, मैं तो रो पड़ता कि वॉज दैट आई गेस मेरे ख्याल में वो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट होगा आपके लिए। डेफिनेटली मुर्शिद भाई, बिकॉज मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से उनको सुन रहा हूं और जो मैं स्विच किया मैंने इंग्लिश से उर्दू में, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इनका भी था, क्योंकि वो सुन के आई रियलाइज के जैसे मैंने बहुत पहले आपको जब इंटरव्यू शुरू हुआ था मैंने आपको बताया कि हाउ आई वाज लिसनिंग टू टूपाक और एमिनेम और 50 सेंट, और ज़बान हमारी अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा स्किन कलर अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो बात कर रहा है ना, उसके मसले मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरी लाइफ में भी यही मसले हैं। सो व्हेन आई हर्ड दिस गाय, दिस किंग बोहेमिया, तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ओहो, मैं गलत क्या कर रहा था अब तक। फील भी कर रहा हूँ सही, हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई लाइफ, ओके आई नीड टू राइट अबाउट इट, बट मैं गलत क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको उस ज़बान में नहीं कर रहा हूँ कि जिस ज़बान में मैं सोचता हूँ, जिस ज़बान में मैं लोगों से बात करता हूँ। वो इंस्पिरेशन मुझे इस बंदे से, इनका म्यूज़िक सुन के जब मैंने पहली दफ़ा काली देनाली सुना था, दैट्स व्हेन आई रियलाइज। मैं घर में पंजाबी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पंजाबी समझ भी आती है और मैं थोड़ी बहुत बोल भी सकता हूँ, बिकॉज मेरी वालदा और मेरी अम्मा आपस में पंजाबी में बात करती थी। मतलब नानी पंजाबी में बोलती थी, अम्मा उर्दू में बोल रही थी, तो अपनी ट्रेनिंग चल रही थी ट्रांसलेशन की, तो मुझे पूरी समझ आती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अच्छा, आपको पंजाबी बोलनी नहीं आती? मतलब मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो आपके रैप है ना, फीचर है जो मंगा, हाँ फीचर है मंगा जी में जे खोल, वो हाँ थोड़ी बहुत मतलब मैं बोल लेता हूँ। मैं एक दफ़ा मानू के साथ बैठा हुआ था, तो उसके साथ मैंने थोड़ी बहुत पंजाबी बोली, तो वो मुझे बोल रहा था कि आती तो है बोलनी, तो मुझसे अब पंजाबी में बात किया करो। हाँ, तो इतनी आती है कि आई कैन कन्वर्स, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग पंजाबी। बस फिर पंजाबी रैप आपने सुनना और फिर मैंने वो जब सुनना शुरू किया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं यार, आई नीड टू डू दिस इन माय ओन लैंग्वेज, बिकॉज वो अलग हिट कर रहा है। अगर मैं पंजाबी में सुन रहा हूँ वो ऐसे हिट कर रहा है। और फिर एक लंबी जर्नी है, उसके बाद मैंने सिर्फ उनको सुना है, मैंने कभी उनको ऐसे देखा नहीं
ज़िंदगी में असली, कभी शो पे नहीं गया उनके। मैं छोटा होता था तब यहाँ पर वो एक दफ़ा आए थे, आई थिंक कराची तो आए भी नहीं थे, ही परफॉर्म्ड ऑल ओवर पंजाब। लाहौर वाला कॉन्सर्ट मुझे याद। वो करके वो चले गए थे, मैंने कभी उनको मतलब ऐसे देखा नहीं था। एंड दिस वाज, ये जो मोमेंट आप मुझे दिखा रहे हैं, आई थिंक दिस इज द probably the third or the fourth time I was meeting in my life, and this is right after मैं इनके साथ अभी जज कर रहा था बैठ के शो। मैं वहाँ से उठ के आया, मेरा शो था, मैंने वो शो ख़त्म किया, फिर मैं अपना कॉन्सर्ट करने आया तो भाई होटल जा रहे थे, वो होटल छोड़ के वो सीधा इधर आ गए। आपने स्टेज पे भी कहा कि आप, मुझे तो लगा आप होटल चले गए। कह रहे थे मैं जा रहा हूँ होटल। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल था, मेरे लिए बहुत अनरियल था, बिकॉज मैं एक हिस्सा हूँ इनकी जर्नी का। मेरी एक जर्नी है, यहाँ पे बैठ के मेरी जर्नी की बात करें, बट मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ ना हिप हॉप को, ये असल इनकी है एक पूरी जर्नी, और मैं उसका एक हिस्सा हूँ, हम सभी उसका एक सही हिस्सा बात। सो इट्स और जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिला कि मेरे बाद अगर कोई है तो वो ये, और आपके बाद कोई भी नहीं, ये मेरे ख्याल में ये आपने कमाल किया। आई थिंक मेरी तो कामयाबी इस चीज़ में होगी कि मेरे बाद भी कोई हो, बिकॉज that's what आप लास्ट ऑफ द स्टार्स वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं चल रहे। हाँ, मतलब एक आधा तो होना चाहिए ना यार। एक अच्छा, तो होना चाहिए ना। सही। रैप आइकन की तरफ आ जाते हैं, कितने उसमें रैपर्स हैं, कंटेस्टेंट्स कैसे हैं, और कब शुरू हो रहा है? आप भी उसमें अपना इनपुट दे सकते हैं, आपका क्या रोल है और क्या 24th of May आई थिंक हमारा पहला एपिसोड आ रहा है। 24th को हमारा पहला आ रहा है। ऐसे ही कुछ बताया था। 12 रैपर्स हैं। और ये आइडिया कि अचानक से रैप के लिए, वरना हम तो ये देखते थे वो क्लासिकल मौसीकी वाले रियलिटी शोज होते। मेरे हमारे पास जब पहली दफ़ा ये पिक्सल एंटरटेनमेंट वाज प्रोड्यूसिंग दिस, तो हमारे पास सबसे पहले तो रिजवान भाई आए थे और तारिक भाई आए थे। दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग, और उस पर आके उन्होंने हमें जब ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया तो मैंने मतलब सुना पूरा, बट मेरे लिए इतना प्रॉमिसिंग नहीं था, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले एक दफ़ा ऐसा हो चुका था, और मुझे वो शो इतना अच्छा नहीं लगा। वो मुझे शो ऑनेस्टली अच्छा, हमने नाम भी नहीं सुना वो उसका। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल था कि यार कैसे होगा ये वो। तो दे वर लाइक कि आप बताएं कितने पैसे लेंगे आप जो है ना जज करने के। तो मैंने कहा कि हम पैसों की बात नहीं करेंगे, पहले हम जो है ना बात करेंगे प्रोडक्शन की, कि हाउ इज़ इट गोइंग टू हैपन, प्रोड्यूस कौन करेगा, शूट कौन करेगा, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या आइडियाज़ हैं, ये वो। तो जब मैं ऐसे इन्वॉल्व होने लगा उनके साथ, और जब वो मेरे साथ बैक एंड फोर्थ इन्वॉल्व हुए, दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि नहीं यार ये लोग वाकई कुछ करना चाह रहे हैं, बिकॉज मैं उनको जो आइडियाज़ दे रहा हूँ वो उस पर आ रहे हैं। लाइक म्यूजिशंस जैसे जब प्रोड्यूस करने की बात आई, तो ऑब्वियसली बिकॉज मैंने एक पूरी जर्नी देखी है अपनी, और उसके अंदर मैंने देखा कि जोखिया भाई ने किस तरह से मुझ समेत और बहुत सारे रैपर्स का काम किया है, और तो मेरे लिए ये था कि मैंने कहा जोखे इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस इट। फिर उसके नीचे जोखे भाई की मर्जी थी कि नीचे वी हैव व्हाट 5, जोखे भाई को हटा के आई थिंक वी हैव 4 मोर प्रोड्यूसर्स इसके अंदर। तो जोखे भाई इसको पूरी तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं और वहीमिया भाई तो ऑब्वियसली वहाँ बैठ के जज कर रहे हैं, बट जो पीछे क्रिएटिव प्रोसेस है आई थिंक ही कैन टेल यू बेटर, क्योंकि ये उसको हैंडल। अच्छा, इसी बात में उस बारे में भी बताएं, और साथ में कि हम उमूमन यही होता है ना कि कोई पुराना गाना सुनाए हम, अगर किसी रियलिटी शो, इसमें क्या है, अपना भी हिप हॉप कोई आके अपना रैप भी सुना सकता था या सिर्फ किसी का? नहीं, ये सारा ये टोटली ओरिजिनल कंटेंट पे बेस्ड है। अच्छा, हाँ जी। और इसमें जो है वो रैपर्स को बीट्स भी सारी ओरिजिनल प्रोड्यूस करवा के दी गई हैं। मतलब मैं 4 प्रोड्यूसर्स की टीम को एक लीड कर रहा था, तो हम लोग जो है वो बीट्स सेंड करते थे विद थीम ऑफ कोर्स। तो उसके ऊपर रैपर्स ने लिखना होता था अपना कंटेंट, वर्स, हुक, उसी बीट पे उसी बीट पे लिखना होता था। यही चैलेंज है, ये चैलेंज है ना, बिकॉज देखें अगर उसने आके गाना ही सुनाना है ना, तो उससे ज़्यादा आसान कोई काम नहीं है। मैं आपको पूरी बोहेमिया की सारी एल्बम जितनी है ना सारी सुना देता हूँ यहाँ बैठ के, इससे ज़्यादा आसान कोई काम नहीं ऐसे ही है। ये है जो उसका एक क्रिएटिव प्रोसेस भी शुरू हो गया यार। तो फिर सो ऑल ओरिजिनल लिरिक्स, हाँ, हर एपिसोड में हर जो आपको बीट सुनाई दे रही है दैट इज ओरिजिनल, स्पेशली प्रोड्यूस्ड फॉर दैट परफॉर्मेंस। और कितना टाइम होता था कंटेस्टेंट्स का? टाइम बहुत शॉर्ट होता था, क्योंकि शूट जो थी वो रमज़ान भी शुरू होने वाले थे। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता था, जिसकी वजह से कुछ लीनियंसी दी गई है लोगों को, कंटेस्टेंट्स को। ऑडिशंस कैसे हुए, कहाँ से आए लोग?
सारे ऑडिशंस तो पूरे पाकिस्तान से ही आए थे, अच्छा, पूरे पाकिस्तान ऑनलाइन एक तरह से वी हैड अ पोर्टल एंड देन एवरीबॉडी वाज सबमिटिंग। और लड़कियां भी हैं? लड़कियां भी हैं। एक अच्छा, एक थी, एक खातून थी जी, कराची से ही थी वो। अरे वाह। और टोटल हैं 25 कंटेस्टेंट्स? 12 थे, 12 फाइनलाइज हुए थे। ऑडिशंस तो काफ़ी आए थे, कुछ हमने देखे थे, कुछ बोहेमिया सर ने देखे थे। अच्छा, तो उसमें से जो फाइनलाइज हुए थे वो टोटल 12 हुए थे। इस पॉडकास्ट के एंड पे मेरा भी आपने ऑडिशन लेना है शायद मैं। अच्छा, मुझे अब लग रहा है कि आप आईकॉन सीजन 2 आप काम करें, ये काम का है, मैं इतनी देर से गलत बंदे के पीछे। ये तो असल है, मेन कैरेक्टर एनर्जी आ रही है। तो आपके ख्याल में, अच्छा ये बात तलहा आपसे जरूर जानना चाहता है कि कोई जीत गया, बल्ले बल्ले हो गई यार, पहला रैप आइकन ये जीत गया, उसको आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? बोहेमिया कैसे सपोर्ट करेंगे? वो क्या वो सिर्फ एक लाइमलाइट मिलेगी और बेचारा 2 महीने बाद मैं देखिए इसी चीज़ को ना मैं बहुत बैठ के मैंने सोचा, और मैं इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि देखें आप उसको लाइमलाइट दे दें हैं, ठीक है, एक महीने के लिए लेट्स से उसको सब देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या? लेट्स से आपने उसने पैसे कमा लिए, ठीक है, उसके बाद व्यूज़ आ गए, सब कुछ आ गया, बट उसके बाद क्या? मेरा गोल ही यही है, एंड दैट इज़ वाई मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी इसमें से विनर हो मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, और मेरा गोल बहुत ही बड़ी है, बात है। क्योंकि मुझे उसको लंबा लेके जाना है ना। मुझे ये नहीं चाहिए कि ये मेरे पैसे आ गए हैं, ठीक है, ये मैंने पहला सीज़न जज कर लिया है, चलें भाई आप जीत गए, अल्लाह हाफिज़, यू गो अवे, नाउ आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट सीज़न। दैट्स नॉट हाउ आई वांट टू टेक इट। मेरा प्लान ही यही है कि हम यहाँ से हमने एक ऐसा बंदा निकालना है कि जिसकी लॉन्जिविटी है। लॉन्जिविटी बहुत ज़रूरी है, और लॉन्जिविटी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो उसकी अपनी परसिस्टेंस है, कि वो कितनी लगाव से काम करता है। वरना तो आप किसी इंसान पे अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दें, सारा टाइम सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें, एज लॉन्ग एज के उसके अंदर वो भूख नहीं है तो उसने कहीं नहीं पहुँचना। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, हम लोग तो उल्टा लंच मनी बचा के जो है वो रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे, लेकिन बस वही है ना कि भूख थी। सो लॉन्जिविटी है, एक लंबा प्रोसेस है, और मैं उनको यही बोलूँगा कि बस परसिस्टेंस रहना है, काम वैसे करना है कि जैसे पागलों की तरह के बस काम ही आता है और काम करना है आपने। इन द लॉन्गर रन आई थिंक दे कैन डू ग्रेट थिंग्स, वो चाहे कोई भी हो इनमें से। अच्छा, आप सिंस म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, रैप टैलेंट है, वो हमें लगता है कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पर कुछ ही रैपर्स हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद है और रैप बैटल आपस में चल रही होती है। क्या पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ रैप टैलेंट आपको नज़र आया है, या एक होता ना कि सर्वाइवल भी हो रहा है, बहुत से बच्चे ऐसे ही आ गए? नहीं, बिल्कुल नज़र आया है, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब ओवरऑल जब आप शो देखेंगे तो उस शो में हर एपिसोड की एक डिफरेंट थीम मिलेगी आपको, एक डिफरेंट सब जॉनरा मिलेगा हिप हॉप का, और उन सारे जॉनरास को हर रैपर ने अच्छे तरीके से निभाया है। तो उससे ये भी पता चलता है कि ये सारे लड़के या जो भी खातून थी वो काफ़ी वर्सेटाइल भी हैं और टैलेंट है, और सारे मतलब टेम्पो में हैं और बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली मीनिंगफुल बातें कर रहे हैं, कोई अनाप शनाप नहीं बोल रहा है। ये बात तलहा, किसी की कॉपी कर लेना बड़ा आसान है, आप तलहा के रैप का, बोहेमिया के रैप का बंदा है वो उस बेस के साथ गा लेता है, लेकिन रैप बनाना, उस बीट पे आना, ये एक मुश्किल है। और देखिए ना, कोई ऐसी चीज़ करना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, वो आपके दिमाग में है। एक बात है, एक गाना है वो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, बीट पे, वो और किसी को नहीं है, और किसी के लिए वो रियल नहीं है, वो आपके लिए रियल है। सो टर्निंग इट इनटू अ रियलिटी, टर्निंग इट इनटू अ रिकॉर्डिंग जो कि अब आप सबके सामने रख सकें, वो आई थिंक इन इटसेल्फ एक चैलेंज है। और मैं कहता हूँ कि इन सब लड़कों ने, और जो कंटेस्टेंट जो लड़की भी थी, इसने आई थिंक प्रेशर पूरी तरह जो है ना उसको हैंडल किया। बिकॉज सबसे बड़ा प्रेशर ही है कि मैंने तो अभी भी देखा है बड़े बड़े, मतलब मैंने नाम नहीं लूँगा, लेकिन आई नो रैपर्स जो कि मतलब अच्छे रैपर्स हैं, बट दे गेट नर्वस व्हेन इट कम्स टू राइटिंग देन एंड देयर। वहाँ बैठे बैठे लिखने में बड़े बड़े की हवा टाइट हो जाती है, बट इन लोगों ने किया, डिलीवर किया। और मैंने फिर उनको जज भी उस तरीके से किया मुर्शिद भाई। आई वोंट गो दैट हार्ड ऑन देम, क्योंकि मुझे पता है कि यही मैं बात कर ना, मुझे परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसको तो उसने तो बन जाना है। हमें तो बस वो चाहिए कि लगाव है कि नहीं, लगन है कि नहीं। अच्छा, इसमें ये नर्वसनेस भी हो शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोहेमिया साथ बैठे बहुत ज़्यादा मैं जिसको पसंद कर रहा हूँ वो कह रहा है यार ये क्या चीज़ है। मैंने एक तोड़ निकाला हुआ था उसका, लेकिन वो बोहेमिया भाई ने वापस इजी करा दिया था मुझे। लेकिन पहले मैंने सोचा था यार कि कुछ ऐसा ना बोल दूं कि भाई बोलेंगे नहीं तू गलत बोल रहा।
यानी तो मैंने कहा यार पहले ना आप ही बोले और जो आप बोलेंगे आई टो द लाइन। लेकिन भाई ने बिठाया मुझे, पता नहीं उनको किसने बता दिया ये, तो वो मुझे, या शायद किसी ने नहीं बताया, उन्होंने ऐसे ही मुझे बुलाया था अपने पास और कह रहे थे कि यही जो सब उन्होंने स्टेज पे कहा ना, ये तो 3 दिन बाद हुआ है ना, बट पहले जब हम बैठे थे फॉर द शूट तो उन्होंने मुझे बिठा के ही बोला था कि यू हैव टू लीड इट। वाह यार क्या तो कमाल। मैं थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा, कहते हैं कि देखो यू हैव टू लीड इट, अब तुम फेस हो, सो आई एम गोना सिट हियर एंड आई एम गोना टो द लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं थोड़ा गुस्सा भी करूँगा, मैं थोड़ा ये भी करूँगा, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लीड द शो। तो मैं थोड़ा सा और प्रेशर में चला गया था कि डैम अब तो मतलब, बट आई थिंक वो कॉन्फिडेंस उन्होंने इस तरह से मुझे दिया ना। और किसी कंटेस्टेंट पे डिफरेंसेस आए कि यार जिस तरह हम ऑडिशंस देखते हैं ना, मुख्तलिफ ऑडिशंस, मैं नाम नहीं लेता, कि वो एक पे 2 जजेस खड़े हो के ताली पे, एक कहते नहीं रिजेक्ट। अच्छा यार, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हमारा इस सीजन में हाँ नहीं ऐसा तो कुछ भी ऐसा नहीं कोई था। मोमेंट नहीं आया। अच्छा, जबकि जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं और जो डायरेक्टर साहब हैं, मज़र भाई और तारिक भाई, रिजवान भाई, इन सब ने ना हमें जब भी, अच्छा पहला एपिसोड हुआ या दूसरा हुआ ना, तो अब इनका ये होगा कि आगे जाके मुश्किल होगा, आगे जाके मुश्किल होगा, आगे जाके फड्डे होने लग जाते हैं जजेस में, आगे जाके फड्डे होने लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ, बिकॉज आई डोंट नो, आई थिंक मे बी इट्स बिकॉज द सेम थिंग कि उन्होंने मुझे इस तरह इतना फ्री हैंड दिया हुआ है भाई ने कि यू नो यू लीड इट, वरना हो सकता है कि शायद हो भी जाते, बट मुझे याद नहीं है ऐसा कोई डिफरेंसेस हो। हम अग्री ही कर जाते थे, और वो एक होता है ना कि एक जजमेंट तो स्टेज पे होती है ना, एक जजमेंट जरा हम अलग से भी लेते हैं ना बैठ के, मतलब हम ग्रीन रूम में बैठे में, तो वहाँ पे हम जरा खुल के जजमेंट लिया करते थे। तो क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर मुझे रैप करना पड़ जाए और रैप करना हो और मेरे सामने बोहेमिया हो, एक तरफ तलहा अंजुम हो, तो मैं वैसे ही नर्वस हो जाऊंगा और मैं क्या याद करूंगा कि मैंने क्या बीट दे। ये बहुत बड़ा फैक्टर था इस शो का। और आपसे तो बच्चों ने शेयर भी किया होगा यार, प्रोड्यूसर। हाँ जी, इन मैं तो लोगों ने बैठा होता mentor किया है था, ना। मैं तो काफी उनको इजी कराता था कि यार ऐसे परफॉर्म करो जैसे जैम कर रहे हो, अपने हुड में परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे परफॉर्म करना। सब इंसान होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, बस इजी होके परफॉर्म करो, गलतियां कोई नहीं देख रहा, बस आपने टेम्पो में रहना है और अपनी बात कन्वे करनी है। मैं तो समझा ही रहा होता था हर बंदे को वहाँ पे। वो होते थे लेकिन नर्वसनेस फिर भी होती है, बंदा स्टेज पे आता है, नजर पड़ती है। वो भी है ना, वो एक कॉन्फिडेंस बन गया। हाँ, आखिरी एपिसोड तक Emotional आते moments आते भी आते तक ऑब्वियसली कि प्रोग्रेस हुई हैं चीज़ें और काफ़ी सेट हो गया था। अच्छा तलहा, रैपर्स के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो ना या तो एक कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हो, जिस तरह एक मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हो, मिडिल क्लास नहीं होते वो। हाँ या वो लिरिक्स में नहीं भी होते थे तो वहां जाके बैठ जाते थे या अपने आप को वो करने के लिए। तो ये रैपर के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने जरूरी है कि यार ये होना चाहिए, या एक हर तरह का बंदा रैप कर सकता? आई थिंक पता क्या, क्योंकि मुश्किलें, रैप से आप कनेक्ट करते हो मुश्किलें, कोई मुश्किलें अपनी बयान करे यार। वो एक ये अमेरिकन एक रैपर भी है ना, प्रोफेशनल रैपर, उसका गाना है स्नूप डॉग के साथ, उस रैपर का नाम है लिल डिकी, एंड ही कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, मतलब वाइट फैमिली, वाइट पीपल, एंड उसने ना अपने गाना बनाया, उसमें उसने बोला ही है कि ये मुझे कहते हैं कि मैं रैपर नहीं हूँ क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे खानदान से आता हूँ। उसके लिए तो समझ रहे हो, जेल काट उसने इशू ये उठाया है के बारे में, एमिनेम के इट्स बारे नॉट में। अबाउट के रैप जो है वो एक आपने वही कस्म पुरसी की जिंदगी गुजारी जेल है, में बैठ के। हाँ, या जेल में ही लिखा है या ये या वो। तो आई थिंक हर इंसान, हर किस्म का इंसान कर सकता है। मैं, तलहा यूनुस, जो कि आई थिंक हम भी एट सम पॉइंट तो हम अलग अलग ही मतलब हर फैमिली की अपनी डायनामिक्स होती है ना, हम लोग अलग अलग फैमिली से आते हैं, सबकी अपने अपने डायनामिक्स है, कहीं ना कहीं हम लोग। अच्छा, मिलते रैप होंगे। एक वाहिद ऐसा जॉनर है जिसमें आप हर तरीके की बात कर सकते हो, मतलब इसका कोई सर्टेन मूड नहीं है। आप एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सेलिब्रेशन या सोशल रैप, कॉन्शियस रैप, सब कुछ कर सकते हो आप इसमें। आपके पास मतलब वर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन तलहा अब जिस लेवल पे आप हो, अब आप कुछ लिखोगे, कुछ भी, इफ यू नो, तो आप पे एक वो भी प्रेशर आता है कि यार अब मुझे अपने लिरिक्स में ये चीजें, या नहीं मैंने नहीं, आई थिंक आता है। मुझे थोड़ा बहुत ये फील होता है कि आई एम नॉट सपोज टू से द सेम थिंग्स। मुझे इस तरह का रहता है। मैं कभी कभी चेक भी कर रहा होता हूँ पिछले अपने लिरिक्स के कि इस तरह तो नहीं कहती है, बिकॉज वो यही है ना कि यार
इंसान वही है, ठीक है, मेरा एक मेरा वो लहजा, मेरा एक सोचने का तरीका, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील होता है कि यू नो आई नीड टू डू बेटर देन व्हाट आई डिड लास्ट टाइम। नहीं तलहा, ये तो एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, जैसा स्लैंग्स की बात है। Yeah. अब आपको ऑब्वियसली पेरेंट्स भी मिलते होंगे यार, Yes. हमारे बच्चों को अब बच्चे अब अच्छा हाँ मैं उस पॉइंट अच्छा यस तो अब लिरिक्स में थोड़ा हथौला वाला सीन है या नहीं? कभी जैसे अभी एक हवा आने दे मैं गाना कर रहा था, तो मैंने उसके अंदर आई मेड श्योर जब हम लोग शूट कर रहे थे तो वो गाना बिल्कुल अनसेंसर्ड था एंड आई शॉट ऑल ऑफ इट। वीडियो बन गई और आई थिंक वीडियो अपलोड होने से कोई 1-2 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि वी आर गोना सेंसर द सॉन्ग। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फील आई कि बस आई थिंक आई शुड सेंसर द सॉन्ग बिकॉज दिस सॉन्ग इज गोइंग प्लेसेस, ये बहुत लोग सुनने वाले हैं। और फिर एक अच्छी चीज़ भी ये हुई, आई सॉ दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, उस पर ना वो एक अंकल की तो शक्ल नहीं दिख रही थी मुझे, अंकल ऐसे बैठे हुए थे फुल किंग की तरह अपने घर में, उनके बच्चे खेल रहे थे सारे, तो वो हवा आने दे लगा हुआ था। तो फिर मैं सोच रहा था कि अगर इसके अंदर से मैंने वो 2 लफ्ज़ ना काटे होते ना तो फिर ये ना होता। सो समटाइम्स आई डू दैट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा ये करूँगा कि मेरी रीच ज़्यादा हो जाए, तो मैंने वो बात नहीं करनी जो मैं, अगर कहीं पे मुझे वो बात करनी है और उसी लहजे में करनी है और उसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है तो मैं करूँगा। आई डोंट केयर कि अब वो कहाँ जा रहा है या कहाँ नहीं जा रहा, बट हाँ कभी कभी आई एम कॉन्शियस अबाउट इट, कभी कभी आई एम नॉट कॉन्शियस। इस सारी जर्नी में इस दौरान आपने हवा आने दे की बात की, आपको अंदाजा था इतना अच्छा जो के डांस कर सकते हैं? क्या कमाल स्टेप्स मैंने आप भी अच्छा डांस नहीं मेरे लिए हैरान कौन था तलहा, जो कि मैं अच्छा डांस करवाते हैं। अच्छा कट्टर कराची, आपने इस दौरान ये बड़ी अच्छी बात की कि आपने अपने आप को एज ए रैपर भी, एज एन आर्टिस्ट भी आपने अपग्रेड करते रहे, एक्टिंग में भी आए। कट्टर कराची का ख्याल कैसे आया और कट्टर कराची का रिस्पांस उतना ही आया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कम आया या ज़्यादा आया? कट्टर कराची एक्चुअली जब मैं एल्बम कर रहा था तो अब्दुल वली के साथ मैं बैठा था और हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि यार वीडियोस का क्या करना है, बिकॉज ऑब्वियसली एल्बम फेंकनी है तो उसको पहले से प्लान करना पड़ता है। हम वीडियो शूट्स की बात कर रहे थे तो मुझे ना ऐसे एक पहले से एक आइडिया रहता था दिमाग में कि मुझे ना कोई कभी एल्बम करूं तो उसमें ऐसी म्यूज़िक वीडियो बनानी है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो, दूसरी तीसरे इंटरकनेक्टेड 3-4 म्यूज़िक वीडियोज़ हों कि एक सेट से हम जब ख़त्म हो पैकअप हो तो हम फ़ौरन दूसरे पे हों। तो ये आइडिया लेके हम कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि क्या करें, किस तरह से बनाएं। अगर आपको याद हो वाइटल साइंस ने भी उस दौर में वैसे करते थे, हाँ कुछ ना कुछ, क्योंकि उस वक्त तो मीडियम ही बड़ा एक ही होता था तो वो एक ही कोई स्टोरी लाइन लेके चलते थे, बट कट्टर कराची वाज डिफरेंट। तो अब ये जब हम ये हमने किया, अब हम बैठे हुए ब्रेनस्टॉर्म कर रहे तो दैट्स व्हेन ही सेड के वली ने बोला कि यार हम इसको एक शॉर्ट फिल्म की तरह क्यों नहीं बना लेते, और ये है कि शॉर्ट फिल्म में जो म्यूज़िक भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। तो आई थिंक ऐसे एक आइडिया इनिशियली इसका ये आइडिया था। सो आई डिडंट हैव एनी टीम ऑन बोर्ड, मेरे पास कोई राइटर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बस इट वाज जस्ट मी एंड वली, और बस, और ये आइडिया था। फिर उसने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई हमारी, फिर हमारे पास बिलाल आतिफ आ गए जिन्होंने अभी क्या नाम है ये आग लगे बस्ती में मशहूर हुई है, तो ये भी इन्होंने बिलाल आतिफ ने लिखी है, बड़ा टैलेंटेड लड़का। ही रोट द फिल्म। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम बनती गई। टीम मेरी क्योंकि वली के साथ था तो वली के साथ मेरे बंदे भी सारे वही होते हैं पुराने जिनके साथ हम पहले से काम कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो टीम पूरी बन गई। आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू मास अपील, मेरा लेबल जिसने मतलब ट्रस्ट किया, बिकॉज मुश्किल है आई थिंक कि अगर एक रैपर आके आपको कह दे कि भाई मुझे मूवी बनानी है और उसका कोई वो भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क भी था ये, रिस्क भी है। So when I told Peter जो CEO है, when I told him that you know I need to do this, I feel like I should do this, so he was so supportive and he was like, hey, that's exactly what we used to do back in 90s, so I think you should definitely do this now. वाह ज़बरदस्त। अच्छा ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी क्योंकि आपके फैंस ये देख रहे हैं, तो पॉडकास्ट के आखिर में मैं चाहूँगा कि आप कुछ कोई अगर रैप सुनाना चाहें, वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, और फिर मैं एक ख्वाहिश ये भी है कि बोहेमिया का रैप हम दोनों एक साथ करें, ये वो मेरा मैनिफेस्टेड मोमेंट होगा, लेकिन पहले मैं आपको सुनना चाहेंगे। माफी तलाफी की काफी पराई काम नहीं जी आप, वो लेती मेरा नाम नहीं, pills pop I let the weed smoke sometimes, just talking does not make the pain go, तू ही आग तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस, तू ही छाँव तू ही धूप रंगों के साथ रूप, तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर। थैंक यू। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला।
अब हम वो ज़रूर करना चाहेंगे क्योंकि बोहेमिया मैं चाहूँगा आप चाहेंगे तो बोहेमिया किसी एपिसोड में आपके साथ दोबारा आ जाएंगे। ज़रूर। और रैप आइकन का जब फाइनल हो तो मैं चाहूँगा कि उससे पहले Definitely. वो आए। तो बोहेमिया को ये आपने बता दें कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और उनका हम एक ऐसे ही रैप बता देते हैं ना, हम उनका कोई हम उनका रैप सुनाए और बल्कि आपने मुझे जज अब आप मेरे जज हैं, ओके ठीक है ना? हम इसको थोड़ा कर देते हैं और ये 8.5 ओवर का नहीं हो। हाँ सही है। जिथे भी जान देखो दहशता फैलान देसी मुंडे आ निशान वे दुनिया हैरान नाले पंग दरजे ते चढ़िए शराब जेड़ा मूरे आके खंगे ओ दिल इंदरा खराब मेरे तो पहला मेरी फौज तैयार नहीं हो डर दे दलेर मेरे मित्र तैयार हुन नच हंस देखो के में पंगड़े पान दूजे लम देखो मथे उते खून सवार करा तरा दे साडे कोल हथियार जिथे हुंदी दुकान साडा हुंदा कारोबार गड्डी विच सुटा खाली बोतला शराब दी ठा करके हुंदी हुंद के ऊपर वाह वाह तेरी अदा सानू पागल बनाए हुन के साडा सोनी सानू नखरे दिखाए तेरे वर्गी हजार मेरे पीछे न खुआर करवा लिया तो चुप मैनू क्या मैं आराम से आई कैन डाई पीसफुली। सीजन 2 क्योंकि भाई मुझे चांस दे दे, मेरा ये मैं इस जगह के लिए नहीं बना। कह रहे आजा स्टूडियो बस और ये अंदर से कमरा लॉक कर देंगे, अब बाहर नहीं जा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो कि आप आए और रैप आइकन पे आपने बात की, अपने म्यूजिक जर्नी पे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तलहा, आपने फाइनली 2 साल बाद टाइम दिया, लेकिन आई गेस दिस वाज द राइट मोमेंट। बहुत शुक्रिया, मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी है और इस रैप के म्यूजिक से जितना हमें प्यार है वो आपकी वजह से। थैंक यू सो मच और खुश रहें और रैप आइकन को ज़रूर फॉलो करें। और आई एम श्योर कि एज एन आर्टिस्ट, एज अ रैपर, एज एन एक्टर ये कमाल कर चुके हैं, तो एज अ जज तो ये बहुत ही अलग तो मैं हूँ ही पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस जियो पॉडकास्ट के एपिसोड देखने का, और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा। रैप आइकन आपने देखना नहीं भूलना, और आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।